हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनु भारद्वाज। जैसे कि आपको पता है, हम शिव खेरा जी की लिखी बुक यू कैन विन अर्थात जीत आपकी पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर सेकंड, सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। नामरन विंसेंट पीले। हम बचपन में जो भी नजरिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नजरिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया हो तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नजरिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं? इसके लिए हमको सकारात्मक नजरिया बनने के असूलों से वाकिफ होना होगा। सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। इन असूलों को असल में लाने के लिए अनुशासित तथा निष्ठ होना होगा। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेवार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेवारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद चुनें। नकारात्मक नजरिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेवार ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आजाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीजों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। नजरिया बदलने के 8 कदम। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानी पूर्वक 6 कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से डाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। सोने की तलाश में। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाले सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी,
लेकिन हमें किस चीज की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स ढूंढते हैं। कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वह पेशावर आलोचक हैं। वह इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वह हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। यह लोग दूसरों के योश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, यह लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वह अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वह खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा रहे हैं। वह प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीमबोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशवादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे से बोला कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी चालू नहीं होगी, वह लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नजरिया है। एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार करने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने के लिए हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी। तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के यह लक्षण होते हैं। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वह यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वह जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वह बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वह इस आदेशों की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वह बीमार पड़ सकते हैं। वह बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं है, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वह मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए चमकता है। वह सहूलतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वह जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी,
अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर पाए। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल उजले पहलू को देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजे के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही ना। दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डालें। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजारकर वह गुजर गया कुछ ना कर हार कर। जेम्स अल्वरी। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से हो जाती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यह वैसी ही बात है जैसी कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फलां काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेंगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फलां काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेंगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने पर मिलेंगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेंगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है? वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदत को बारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वह कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूँ, और 6 महीने के बाद भी वह सोच ही रहे होते हैं। वह यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिससे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वह कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। यह लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। न केवल इस महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वह तैयारी ही कर रहे होते हैं। यह लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वह लगातार बहाने बनाते रहते हैं। वर्तमान में जिए। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती हैं कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में है और यही है। इसीलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है
कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही जरूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं, अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे कभी भी कल पर ना टालें। बेंजामिन फ्रैंकलिन। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वह उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। वह शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टालमटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? तीसरा कदम, एहसान मानने का नजरिया बनाएं। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई लोग दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीजों की ओर हमारी नजर ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलतों पर गौर करें, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आत्म संतुष्ट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने के नजरिए का मतलब आत्म संतुष्ट नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्म संतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है, तो मैं अपनी बात को ना समझा पाने के लिए दोषी हूँ और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केंचुआ डाला, वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केंचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी ब्लेसिंग्स छिपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए।
आइए पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वह शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल करनी होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें एक स्तर पर नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेवारी जैसी बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें ज्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना से ज्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल करता है जिसे ज्यादा शिक्षा मिली हो, पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। नैतिकता विहीन शिक्षा, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज। यूनिवर्सिटी से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। स्टीवन मुलर। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटड़ी ही उठा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह जाता है। ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है, सीखने के सही तरीके को सीखो। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता। दोनों में क्या फर्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है, तो अज्ञानी बन के देखो। बैकरबॉक। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेच रहा था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई।
उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद के लाया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसीलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी थी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे यह नतीजे निकलते हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को असंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर कीजिए। अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियां हो तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब, साहस। कई लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जा सकता है, पर दुख की बात यह है कि इसके बावजूद वह नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है। क्षमता में योग्यता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होती हैं। इच्छा वह नजरिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नजरिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेवारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। विंस्टन चर्चिल। शिक्षित होने का मतलब क्या है? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? पहले वो जो रोजाना अपने आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वह जो हालात के सामने होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हो। दूसरे वह जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे वह जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात है कि वह लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने की बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी हैं, वह इस सर्व गुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित है। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वह लोग हैं जो किन्हीं हुई हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं
अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता की बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां ना होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए।